हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 अकाउंटेंसी के एक्सरसाइज देखने वाले हैं ऑन पेज नंबर 16। आई हैव सीन दैट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वो इग्नोर कर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। बट बच्चों, बिलीव मी, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव टाइप हमने सही आंसर किए तो बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है। और जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जब पूरा सॉल्व करते हो तब आपको सही मार्क्स मिलते हैं, राइट? लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बस एक सेंटेंस लिख दिया या एक ट्रू और फॉल्स लिख दिया तो आपको तुरंत पूरा 1 मार्क मिल जाता है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स as well as getting very good score in your exam. So please ensure that ये जो exercise वाली series है, go through those lectures ताकि आपके सारे objective type जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं बहुत ही thoroughly सब आपको समझ जाए and you score very good marks in your examination. So without any further delay, let's begin with today's exercise on page number 16 from your textbook. Okay, let us read the first question. देखिए, आंसर इन 1 सेंटेंस। अब आपको बस एक एक सेंटेंस में इन सवालों का जवाब देना है एंड अगर सही दिया तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएंगे। ओके, सो इमेजिन हाउ मच टाइम यू सेव एंड क्विकली यू विल गेट दैट मार्क। ऑलराइट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज बुक कीपिंग? अब हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो बुक कीपिंग का आखिर मतलब क्या है? क्या है मतलब? हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग, इजंट इट? तो इसे आपको लिखना कैसे है, देखिए इस तरह से आपको लिखना है क्वेश्चन 1 आंसर 1 एंड देन यू विल राइट डाउन बुक कीपिंग मीन्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी, रिकॉर्ड है, किस चीज का रिकॉर्ड है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। कहां पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं बच्चों। देखो, हाउ आर यू गोइंग टू रिमेंबर? व्हाट इज बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग है, मतलब ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग है। ओके, किस चीज का रिकॉर्डिंग है? तो आप ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, ये रिकॉर्ड तो है लेकिन किस चीज का? ऑफ व्हाट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो? वेयर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड हाउ का जवाब है systematic manner. So you have to answer these 4 questions and you get this 1 answer. So bookkeeping is what? A recording of business transactions in the books of accounts in a systematic manner. ये 4 words आपको याद रखने हैं। How is the record kept? Where is it kept? Of what? And what is bookkeeping? Alright? चलो, let's move to the next question. What is meant by goods? बच्चों, जिस किसी ने मेरा बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर देखा है उसे ये आंसर बहुत ही अच्छे से देते आएगा। वहां पे मैंने डिटेल में बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 में जो दिए गए हैं, सब डिटेल में डिस्कस किए हैं बच्चों। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ensure that you go through those lectures because ये बेसिक टर्म्स है जो अकाउंटेंसी के आपके जर्नी में आपको बहुत बार यूज करने हैं। तो आपको मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए यू एंश्योर दैट ये टर्मिनोलॉजीज, जो कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, सब आपको बहुत अच्छे से पता हो। ओके, जिस किसी ने लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? अब गुड्स क्या है? वो कोई भी वस्तु है, वो कोई भी चीज है जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। लेकिन वो डील क्यों करता है? व्हाट इज द मोटिव? मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट। तो इसीलिए आपको इस तरह से लिखना होगा, व्हाट इज अ गुड? गुड्स आर commodities, merchandise, articles or things bought or sold by a businessman with the motive to earn profit. Earning profit motive होना जरूरी है, then we will call that कि ये goods है। ओके, चलो आगे। What is capital? अब ये तो हमें पता है, जो हमारा बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में जो पैसा लाता है, जो एसेट्स लाता है, जो गुड्स लाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, सो लेट अस सी किस तरह आपको लिखना है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी वो पूरा पैसा ला रहा है बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और यहाँ पे मैंने यहाँ इक्वेशन भी दिया है, excess of assets over liabilities is called capital. So capital is assets minus liabilities. Okay, चलो आगे।
व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। जो भी बिजनेसमैन विड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेट अस सी। एनी गुड्स, एसेट्स और अमाउंट, मतलब वो आप पैसा भी विड्रॉ हो सकता है, एसेट्स भी विड्रॉ कर सकता है और गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है। ओके, ये विड्रॉवल से रिलेटेड एंट्रीज का मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है बच्चों। ओके, अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक दैट आउट कि विड्रॉ करता है अलग अलग सिनेरियो में अगर प्रोप्राइटर, तो किस तरह उसके एंट्रीज पास होंगे। ओके, सो गुड्स, एसेट्स और अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए जब वो विड्रॉ करता है तो हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ऑलराइट, आगे। व्हाट इज गुडविल? ओके, बहुत बार ये वर्ड हम सुनते हैं गुडविल। गुडविल क्या है? जो भी रेप्यूटेशन है उसे जब हम मॉनिटरी फॉर्म में बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं गुडविल। सो लेट अस सी किस तरह लिखेंगे। Goodwill is the reputation of the business in the market valued in terms of money. पैसों में जब हम वैल्यूएशन बताते हैं रेप्यूटेशन का तो उसे हम गुडविल कहते हैं। एंड वी आल्सो हैव टू ऐड हियर दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये बिजनेस का एसेट जरूर है बट वी कैन नॉट टच एंड फील गुडविल, सो दैट इज द रीजन गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा आंसर इन वन सेंटेंस हो गया है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। गिव वन वर्ड, टर्म और फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, कौन सा वर्ड है ये? इट इज बुक कीपिंग, right? Recording and classifying of business transactions. Second, amount invested in business by the proprietor. क्या कहते हैं हम इसे? This is capital. Next, a person to whom amount is payable. अभी ये to whom याद रखिए, हाँ, मतलब business owes some money to somebody else. To whom amount is payable. इसका मतलब वो कौन हो जाता है हमारा? वो हमारा लेनदार है जिसे हम कहते हैं creditor. Next, exchange between two persons. दो persons के बीच में जब exchange होता है तो उसे हम कहते हैं transaction. जिस किसी ने बेसिक टर्म्स वाला लेक्चर देखा है उसे ये बहुत इजी जाएगा बच्चों। ओके, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉस, राइट? और अगर इनकम ज्यादा है तो वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट। अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, मतलब उसके पास इतना पैसा है दैट वो जो भी उसके लेनदार है, उसके जो डेट्स है वो चुका सकता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट होता है, दूसरा होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ठीक इसका ऑपोजिट, मतलब उसके जो लाइबिलिटीज है वो इतने ज्यादा है दैट सारे एसेट्स मिला के भी उसके लाइबिलिटीज वो पे ऑफ नहीं कर पाएगा, तो उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। गेटिंग इट? वन इज सॉल्वेंट एंड द अदर इज इंसॉल्वेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या है ये? दिस इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो दैट फॉल्स अंडर एसेट। नेक्स्ट, एसेट्स व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर ओनली शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। अभी याद करिए एसेट्स के कौन से टाइप है? देयर इज करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, राइट? तो ये कौन सी कैटेगरी है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ओके, नेक्स्ट, अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स। जो कैटलॉग प्राइस है उस पे जो हम अलाउंस देते हैं, जो कंसेशन देते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, चलो मूविंग अहेड।
Select the most appropriate alternatives from those given below and rewrite the statements. बच्चों यहाँ पे गौर करिए, आपको सिर्फ वन वर्ड लिख के नहीं आना है आंसर शीट में. You have to write the entire sentence और जो fill in the blank है वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, स्पेसिफिकली इट हैज बीन गिवन रीराइट द सेंटेंस, बट हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ते नहीं है और एक एक वर्ड लिख के आ जाते हैं. इवन दो द आंसर इज करेक्ट, मार्क्स कट जाएंगे. सो प्लीज डोंट डू दिस सिली मिस्टेक. एंश्योर दैट यू राइट द एंटायर सेंटेंस हियर. ऑलराइट, फर्स्ट क्या है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज डैश. अगर हमारा इनकम ज्यादा है इसका मतलब हमने क्या किया है, प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट, in dash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. ऐसे कौन सा अकाउंटिंग का मेथड है जहां पे सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड होता है, उसे हम बोलेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम अ कस्टमर, वो हमारा नुकसान है तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स. ऑलराइट, आगे, accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information, that is known as what concept. अब ये जो हमारा बेसिक कन्वेंशंस है, प्रिंसिपल्स है, उस लेक्चर में ये सब मैंने डिटेल में समझाया है बच्चों. ensure that you go through those because you get a thorough understanding of accountancy अगर हमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पता हो. तो यहाँ का हमारा जो प्रिंसिपल है उसे हम बोलेंगे डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. आगे, A commodity in which a trader deals is known as dash. अभी हमने ऊपर देखा जिसमें वो डील करता है उसे हम कहते हैं goods. Next, dash means a reputation of a business valued in terms of money, that is goodwill. Next, according to dash, cash flow statement is prepared and presented for the period for which profit and loss account is prepared. कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. चलो नेक्स्ट, इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ डैश. ये कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है दैट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. कौन सा है ये प्रिंसिपल, इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे अगर हमारा कोई भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो तुरंत हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं. ये भी हमने हमारे बेसिक एजम्पशंस वाले लेक्चर में देखा है बच्चों. ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड नरेशन. नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज टर्म्ड एज डैश. जब एक्सचेंज होता है दो पार्टीज में तो हम इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस. तो बस आपको ट्रू या फॉल्स इस तरह लिख के नहीं आना है, आपको इसके रीजंस भी लिख के आने हैं. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग. अब मुझे बताइए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये सेम है क्या? ये सेम नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेकिन अभी आपको रीजन भी लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? सी, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इस तरह आपको ये लिखना है. सबसे पहले आप लिखोगे फॉल्स एंड देन यू विल राइट द रीजन. व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग. और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बट समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा. तो ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज द रीजन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सेम नहीं है. अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग. चलो नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड. ये हमने देखा हुआ है बच्चों. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट यू हैव टू प्रोवाइड for all future losses but you will not provide for any future income. मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? We are playing it safe by providing for all losses. That is the reason the statement is true. Next, double entry system is based on dual aspect concept. तो double entry system में क्या होता है? double entry system में both the aspects of a transaction, that is every debit will have a corresponding and equal क्रेडिट. देखिए दो वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग
and equal. Every debit will have a corresponding and equal credit. Okay, तो इसी तरह से हम books of accounts में record करते हैं. So that is the reason double entry system is based on dual aspect. Okay, next, bank overdraft is an asset of the business. सही है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये हमने हमारी लाइबिलिटी है. So this is not an asset. ये false statement है. It is a liability. We owe that money to the bank. All right. Next, solvent person is a person whose assets are more than his liabilities. हमने अभी ऊपर देखा था. This is true. Okay, right? Because जो solvent person है, he has the ability to pay off his debts. So that is the reason उसके जो assets है वो ज्यादा होते हैं, तो वो solvent कहलाता है. Okay. Cash discount does not appear in the books of accounts. No, this is false. Why do we give cash discount in the first place? It is an allowance or it is a concession that is given for immediate payment. So that becomes a loss for the person. That is the reason it is shown in the books of accounts. Okay. Next, a transaction is concerned with money or money's worth. Right? This is true. किस तरह इसका आंसर लिखेंगे आप? देखो. Money serves as a medium of exchange, and for recording a transaction, it is necessary that its value in terms of money is ascertained. कोई भी transaction अगर हम record करते हैं तो उसका हमें पैसे में value ascertain करना जरूरी है, and money is that medium of exchange. That is the reason every transaction is recorded in money's worth. All right? आगे. Accounting is the language of business. अभी हमने accounting की definition देखी. What is it? Recording, classifying, and summarizing, analyzing, and interpreting the data. That means ये जो data है, that is communicated to users. और users कौन है? जो customers है, investors है, managers है, इनके लिए ये data useful होता है. So it communicates that data to the users. And that is the reason it becomes language of the business. Okay, आगे. In earlier times of civilization, accounting was done by owners. No, this is false. Accounting कौन करता था पहले के जमाने में? Agents होते थे wealthy people के, जो उनके लिए data manage करते थे. So this is a false statement. Next, bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. Right? This is true. Because we keep records of all our transactions, so it helps in understanding the tax liability as well. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Do you agree or disagree with the following statements? Okay, अभी यहाँ पे हमें reasons बोला नहीं गया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. First, accounting is useful only to the owner. Is this true? No, it is useful to everybody, all the users of that information. So इसीलिए this is a false statement. लेकिन यहाँ पे true or false नहीं लिखना है. अग्री डिसअग्री है. ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव. तो यहाँ पे हम डिसअग्री लिखेंगे, फॉल्स नहीं लिखना है गलती से. सो इवन दो योर आंसर इज करेक्ट, आपको मार्क्स 0 मिलेंगे. ओके, एंश्योर दैट अग्री डिसअग्री और ट्रू और फॉल्स. रीड द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली आंसर. दिस इज डिसअग्री, डोंट राइट फॉल्स हियर. ओके, चलो नेक्स्ट. बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. दिस इज करेक्ट, तो अग्री. अग्री. Next, bills payable is an asset of the business. Is it? No, it is a liability. So this is disagree. Next, in bookkeeping and accountancy, only non-monetary transactions are recorded. Again, this is false. So disagree. Monetary transactions are recorded. Right? Next, the assets which give long-term benefit to the business are fixed assets. Right? जो long-term benefit देते हैं, ऐसे assets को हम fixed asset ही कहते हैं. This is true. That is why we agree with this statement. आपको DA नहीं लिखना है. Proper you are going to write agree or disagree in your answer sheet. ठीक है? And last, complete the following statements. 1. Revenue arising as a result of business transactions is known as dash. Business के वजह से जो भी हमें revenue मिलता है, उसे हम कहते हैं income. That is the income of the business. Alright, आगे. Excess of gross profit over operating expenses. Gross profit से जब हम operating expenses को minus करते हैं, तो हमें मिल जाता है बच्चों operating profit. Operating profit. Alright.
Next, an expenditure which is basically revenue in nature, but benefit of which is not exhausted within 1 year is called dash. क्या कहते हैं हम ऐसे एक्सपेंडिचर को जो रेवेन्यू नेचर का होता है लेकिन एक साल में उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, 2 3 4 साल तक उसका बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं बच्चों डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत डिटेल में हमने इसे समझा हुआ है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलो बच्चों, आप मुझे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एग्जांपल बता देना कमेंट सेक्शन में, so that I know that you all have understood this concept clearly. All right. Next, the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale. List price में से कौन सी अमाउंट डिडक्ट करते हैं? लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये जो दोनों डिस्काउंट्स है बच्चों, इसके लिए भी मैंने सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ही डिस्कस किया है, उसके जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए हैं। तो अगर कोई भी डाउट है, डू एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट लेक्चर एज वेल। ऑलराइट, एंड लास्ट, अ पर्सन टू whom business owes money for the goods or services is known as dash। ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके लिए बिजनेस owes money to that person? तो उसे हम बोलते हैं he is a क्रेडिटर। बच्चों यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ गया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एज वेल। एंड अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है, एजम्पशंस के बारे में डिटेल में समझना है बच्चों, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लेक्चर, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन, take care. Bye bye.